वेलकम टू माय चैनल एंड माय क्लासेस। मेरे क्लासेस हसरत एकेडमी में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत करते हैं। तो आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, खासकर 12th वाले। आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2024 में। बिहार बोर्ड वाले खासकर सुन लीजिए। तो हम आपके लिए आपकी कहकशां उर्दू की बुक का चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि 1 to 5 तक का जो चैप्टर है, खाका से लेकर के हिजरत तक, हम उसका आपके सामने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें से चांसेस होते हैं कि आएंगे ही क्वेश्चन, तो हम आपके लिए जो भी लेकर आए हैं वो हम गेस करके 4-5 क्वेश्चन नहीं लाए ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। हम पूरे चैप्टर से लाए हैं, और पूरे चैप्टर से इसलिए लाए हैं कि इस बात को कोई भी नहीं जानते हैं कि कहाँ पर से क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, हम गेस किए हुए क्वेश्चन अगर आपको दे भी, तो बाय द वे गेस किए हुए जो क्वेश्चन होते हैं ना, 4-5 या 10 भी, वो बाय द वे ही टकरा जाते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे चैप्टर से 1 to 5 तक का। हर चैप्टर से हम पूरे चैप्टर से एक एक चीज को लेकर के आए, उसमें से निकाल करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही होने वाला है खास। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। अगर आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और जो हम आपके लिए लाए हैं ये बिल्कुल आपके काम की है, मैं इस बात की ज़मानत देती हूँ। तो सबसे पहली बात कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम वीडियो डायरेक्ट जाते हैं मुद्दे की तरफ, कि हम चैप्टर 5 में 1 to 5 में कौन कौन से चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको बताने वाले हैं। अब घबराइएगा नहीं कि लिखा हुआ नहीं है बोर्ड पर तो क्या समझाएंगे क्या बताएंगे, नहीं, हम आपको ज़बानी लेक्चर के जरिए ऐसे समझा देंगे ना कि आप एक बार में समझ जाएंगे। मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ। तो ये है खाका, सबसे पहला चैप्टर 1, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको बताएंगे। सब्जेक्टिव में जो हम बताएंगे आपको, वो आपको हम 2 नंबर का बताएंगे और 3 नंबर का। 2 नंबर से भी आपका भी सॉल्व कर लेंगे, 3 नंबर का, और अब सब्जेक्टिव आपका नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। फिलहाल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलने वाला है आपको। मिट्टी का तेल, ये जो है, ये मिट्टी का तेल आपको इससे भी, इस चैप्टर से भी हम आपको समझाएंगे बताएंगे। और ये 22 पुराने लफ्जों की नई तहकीक, इस चैप्टर से भी आपको मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और ये है इंशाइया क्या है, इससे भी आपको मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और ये है सबसे 5th जो है चैप्टर 5, ये है हिजरत, इससे भी आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं खाका से। खाका का एक्सप्लेनेशन आपको हमारी वीडियो पर है अवेलेबल, वहाँ आपसे आप लेक्चर के जरिए लेक्चर को देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी थोड़ी सी झलकियाँ तो हम आपको दिखाएंगे कि खाका जो है वो आपके उर्दू का कहकशां उर्दू की बुक का सबसे मशहूर और मारूफ और सबसे फर्स्ट चैप्टर है। इसके जो मुसन्निफ है वो है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद की कहानी थी, उनसे उर्दू वसीका कर जाकर के बहुत अच्छे लगे, उनसे इतना इनको लगा हो गया, दिलचस्पी हो गई कि उन पर ये खाका लिख डालें, अपने उस्ताद की पर्सनालिटी पर, अपने उस्ताद की शख्सियत पर उन्होंने ये खाका लिखा था, उनके बारे में लिखा था। वो इतने ज़्यादा मुतासिर हुए थे, इम्प्रेस कि अपने उस्ताद के बारे में ही जो सबसे पहला खाका लिखा, वो किसके लिए लिखा, अपने उस्ताद के लिए। और ये खाका उर्दू का वो मशहूर और मारूफ खाका है जिसकी बदौलत मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब को शोहरत मिली थी। जी हाँ, तो ये आप समझ गए मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साहब के एक्सप्लेनेशन आपको है हमारी वीडियो पर, वो देख लीजिएगा। फिलहाल हम थोड़ी सी झलकियाँ दिखाए हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर है सवाल नंबर 1, जैसे ऑप्शन में आएगा कि किसने फरहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई थी। जैसे कि कोई भी इंसान जो होते हैं वो बिस्मिल्लाह कराई जाती है उनकी, ठीक है ना। तो फरहतुल्लाह बेग साहब की बिस्मिल्लाह किसने कराई थी, सैयद अब्दुल्ला ने, सैयद वली अल्लाह ने, सैयद अहमदुल्लाह ने, सैयद हशमतुल्लाह ने, नहीं, सैयद वली अल्लाह ने कराई थी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कोई भी आएगा, कितना भी ऑप्शन में किसी का भी नाम हो, अब्दुल्ला हो, अहमदुल्ला हो, हशमतुल्ला हो, आपने सैयद वली अल्लाह पर ही टिक करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव का, चैप्टर नंबर 1 का। अब आते हैं सवाल नंबर 2, फरहतुल्लाह ने किससे कुरान पढ़ी थी। फरहतुल्लाह बेग ने, कहने का मतलब है, तो फरहतुल्लाह बेग साहब ने किससे कुरान पढ़ी थी, मौलाना कमरुद्दीन साहब से। किससे, वो उन्होंने जो कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया था, तो उनके जो मौलवी साहब थे किसने पढ़ाई थी, तो मौलाना कमरुद्दीन साहब से पढ़ाई थी। ओके, अंडरस्टैंड, इतना आप समझ गए। शमशुद्दीन आए, चिरागुद्दीन आए, या
भी आए, आपने कमरुद्दीन पे आंख बंद करके आपने ऑप्शन में चुन लेना है। अब आते हैं सवाल नंबर 3, मिर्जा फखरुद्दीन बेग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की थी? बताइए, मुस्लिम कॉलेज से, ईसाई कॉलेज से, सिख कॉलेज से? नहीं, हिंदू कॉलेज से। हिंदू कॉलेज का नाम है, मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब ने हिंदू कॉलेज से ही इंटरमीडिएट किया था। वहीं उन्हें जो है वो कौन मिले थे? मिस्टर रेजा जो क्लासमेट थे, और मियां दानी जो फ्रेंड थे इनके, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, और उनके साथ वो पढ़ने जाया करते थे। वो क्लासमेट भी थे, फ्रेंड भी थे। वही मुलाकात हुई थी मिस्टर रजा से, जो उनके क्लासमेट थे। अब आते हैं सवाल नंबर 4, किस सना में मिर्जा, तो मैंने क्या बताया, हिंदू कॉलेज से इंटर किया था। इस बात को जहन में अच्छी तरह से आपने फिट कर लें, बैठा लें, सेट कर लें, जो भी करना है कर लें, लेकिन आप हिंदू कॉलेज से ही आप चुनेंगे इंटरमीडिएट के का जो है, मतलब इंटरमीडिएट जो किए थे, इंटर फाइनल किए थे, वो किस सना में मिर्जा ने इंटरमीडिएट पास किया था? 1900 में, 1901 में, 1902 में, 1903 में, 1904 में? कुछ नहीं, आपने 1903 को चुनना है। यानी कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब ने जो इंटरमीडिएट पास किया था कौन से साल में? तो 1903 ईस्वी में। कौन सी सना में? 1903 में। मिर्जा फखरुद्दीन ने जुडिशियल इम्तिहान कब पास किया था? जुडिशियल इम्तिहान उस जमाने का एक कंपटीशन का एग्जाम था जो उन्होंने पास किया था, 1910 में पास किया था। आपके चैप्टर में अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन उसका दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा चैप्टर को। 1910 में मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब ने क्या किया था? जुडिशियल इम्तिहान पास किया था, याद करिएगा। अब आते हैं, मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब ने हाई कोर्ट से इंस्पेक्टिंग अफसर बने थे। जी हाँ, मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर भी थे, याद रखिएगा। ये जो खाका है, खाका में जो है उससे पहले जो फखरुद्दीन बेग साहब के बारे में उनकी बायोग्राफी बताई गई है, उसमें पूरी तरह से वाज़ेह तौर पे साफ साफ समझाया गया है आपको कि वो हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर भी बने थे। कब? 1939 में बने थे। कब बने थे? 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने थे? अफसर जो बने थे वो जो इम्तिहान पास करके बने थे कंपटीशन का। 1939, 1939, 1939 आपने जहन में फिट कर लीजिए। ओके, अब आते हैं, मिर्जा फखरुद्दीन बेग की शादी कब हुई थी? जी हाँ, अब मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब की सबकी शादी होती है, तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब की भी शादी हुई थी। तो कब हुई थी? 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1910 में, 1908 में? नहीं, 1908 में हुई थी। कब हुई थी? मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब की शादी 1908 में हुई थी, 1908 में हुई थी। इस बात को आप याद कर लीजिए। जो आपके खाका निगार है मिर्जा साहब फखरुद्दीन बेग साहब, उनकी बात कह रहे हैं शादी। अब आते हैं, मिर्जा फखरुद्दीन बेग ने कितने निकाह किए? कहने का मतलब है कि उनकी कितनी शादी हुई थी, कितने निकाह किए? 1, 2, 3? नहीं, 2 शादी। उनकी 2 शादी हुई थी, तो 2 निकाह किए थे, जाहिर सी बात है। कितने निकाह किए थे मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब, बताइए? 2। जी हाँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मिर्जा फखरुद्दीन बेग का इंतकाल कब हुआ? इंतकाल, हर इंसान की एक दिन कोई इंतकाल होना है, मर जाना है। तो मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब का भी की जो है डेट ऑफ डेथ है 1947 ईस्वी में। 1945 या 1940, 1947 आपने चुनना है आंख बंद करके। 1948 लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन में कुछ भी आए, आपने 1947, 1947 लास्ट में 7 वाला, लास्ट में 7 वाला, यानी कि 1900 के बाद जो 4 रहेगा, तो उसके बाद 5 को नहीं चुनना है, 6 को नहीं चुना, 7 को चुनना है, यानी कि 1947। अब आते हैं, नज़ीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की? बताइए। मिर्जा अफजल बेग ने, मिर्जा अब्दुल्ला बेग ने, मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब ने? नज़ीर अहमद की कहानी, जाहिर सी बात है, उस्ताद से फखरुद्दीन बेग साहब के, तो कौन लिखेंगे? मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब ही ने लिखा अपने उस्ताद की कहानी जो तहरीर की थी, खाका। अब आते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मिर्जा फखरुद्दीन के अमजद मिर्जा अफजल बेग कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? यानी जद्दे अमजद, उनके जो आबा अजाद पूरा खानदान, दादा जान थे, वो कहाँ से आए थे हिंदुस्तान? बदख्शां से आए थे। कहाँ से? तरके वतन करके, तो बदख्शां एक मुल्क है, उसको छोड़ करके आए थे। शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। वो कहाँ आए थे? शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। अब कहाँ से, कौन सा छोड़ कर आए थे? तो बदख्शां मुल्क छोड़ कर आए थे, याद रखिएगा। बदख्शां, 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 ईरान नहीं, अरब नहीं, तुर्की नहीं, बदख्शां। अब आते हैं, मिर्जा फखरुद्दीन बेग की पैदाइश कहाँ हुई? कहाँ हुई से बताइए? दिल्ली में हुई थी। शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे, तो कौन से शहर में क़याम पज़ीर हुए थे? दिल्ली में रहते थे, और वहीं उनकी पैदाइश भी हुई थी। किनकी? मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब की। अब आते हैं, मिर्जा फखरुद्दीन बेग किस सन में पैदा हुए थे? 1880,
1885, 1886, 1887? नहीं, 1885 ईस्वी पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब? 1885 ईस्वी। आपने न 86 को चुनना है, न 87 को चुनना है, न 80 को चुनना है। आपने आंख बंद करके 1885 को चुनना है। अब आते हैं कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग के वालिद का क्या नाम था, बताइए। मिर्जा अब्दुल्ला बेग, मिर्जा अफजल बेग, मिर्जा अब्दुल्ला बेग, मिर्जा हशमतुल्ला बेग। मिर्जा हशमतुल्ला बेग नाम था। क्या नाम था मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब के वालिद का नाम? मिर्जा हशमतुल्ला बेग नाम था, याद रखिएगा। ना ही आपने सरवर बेग को चुनना है, ना ही असदुल्ला बेग को चुनना है। मिर्जा साहब के वालिद बस थे तो हशमतुल्ला बेग थे। अब आते हैं मिर्जा फखरुद्दीन बेग की वालिदा का क्या नाम था? वालिदा का नाम था मुशर्रफ जहां बेगम। क्या नाम था? इसमें आपको मुसर्रत आएगा क्वेश्चन में, नूर जहां आएगा, दरख्श आए, कहकशा आए, कुछ आए, डजेंट मैटर, किसी को नहीं देखना है, बस मुशर्रफ जहां बेगम, मुशर्रफ जहां बेगम आपने ज़हन में बैठा लेना है। मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब की वालिदा मोहतरम थी, यानी कि उनकी अम्मी जान थी। अब आते हैं मिर्जा फखरुद्दीन बेग की वालिदा के इंतकाल के वक्त फखरुद्दीन की उम्र क्या थी, बताइए। यानी कि मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब ना पैदाइश के कुछ ही दिनों के बाद उनके वालिदा मोहतरम का इंतकाल हो गया था। वो अपने फूफी जान के ज़ेर शफ़क़त में पाले थे, यानी कि उनकी जो फूफी थी हुस्न जहां बेगम, उन्होंने ही उनकी परवरिश की थी, उनको पाला पोसा था और बड़ा किया था। तो ये जो मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब सिर्फ 10 दिन के थे। कितने, क्या उम्र थी? आपसे पूछा जाएगा कि उनके वालिदा का जो इंतकाल हुआ मिर्जा साहब के, तो उस वक्त वो कितनी, किस उम्र के थे? तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि अरे उम्र बताया जा रहा है, दिन नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ 10 दिन के थे। तो आपने बस क्या आंसर में देना है? 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन, जो भी दिया हो आपने उसको नहीं चुनना है। अब आते हैं मिर्जा फखरुद्दीन बेग की वालिदा के इंतकाल के बाद किसने परवरिश की? फूफी ने। मैंने अभी बताया उनकी फूफी थी हुस्न जहां बेगम। आपसे क्वेश्चन नानी आया है, ऑप्शन में दादी आए, चची आए, कुछ नहीं, फूफी को आपने क्लिक करना है। अब आते हैं जिन्होंने फखरुद्दीन बेग की परवरिश की, उनका नाम क्या था, बताइए। हुस्न जहां बेगम। मैंने अभी बताया ना, जिन्होंने परवरिश की वो फूफी थी, फूफी का नाम क्या था? हुस्न जहां बेगम। अब आते हैं जिन्होंने नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से था? कहने का मतलब है नजीर अहमद का ताल्लुक जो है, नजीर अहमद की कहानी जो लिखा गया है, जो फखरुद्दीन बेग साहब से लिखे हैं, वो किस सिर्फ से था? यानी कि वो अफसाना था, या मजमून था, या खाका था, या दास्तान थी? तो कुछ नहीं, खाका था। क्या था? कौन से सिर्फ से है? खाका से। नजीर अहमद का ताल्लुक कौन से सिर्फ से है? खाका से है। अब आते हैं मिर्जा फखरुद्दीन बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? अच्छा, मियां दानी और मिर्जा फखरुद्दीन बेग साहब दोनों तो फ्रेंड थे ना, क्लोज फ्रेंड। तो मौलवी साहब के यहाँ क्यों जाते थे? जो उनके मौलवी थे नजीर अहमद, क्यों जाते थे? उर्दू अदब से बहुत शौक था, लगाव था उनको, उर्दू सीखने जाते थे। शेर और शायरी सीखने का बहुत जज्बा था इनके अंदर, बहुत शौक था, बहुत दिल से वो चाहते थे। तो क्या किस लिए जाते थे? पढ़ने के लिए। उर्दू उनको शौक था पढ़ने का, तो वो किस लिए जाते थे? पढ़ने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन में मुलाकात के लिए, या किस्सा सुनने के लिए, खाने के लिए, या पढ़ने के लिए। नहीं, आपने चूज करना है पढ़ने के लिए। अब आते हैं किस अरबी शायर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियां रिजा की छुट्टी हो गई? यानी कि किसी अरबी शायर से मुतालिक मुतनब्बा मिस्टर रिजा जो थे, पढ़ने जाते थे मियां दानी और फखरुद्दीन बेग साहब के साथ। उनको शौक चढ़ा था कि उनके, मैं भी नजीर अहमद से पढ़ने जाऊंगा उर्दू। और जब गए थे तो उनकी जो पढ़ने का जो अंदाज था वो इतना गलत था कि वो जो उनके ये थे नजीर अहमद साहब, इतने गुस्से हुए थे कि उन्होंने मिस्टर रिजा की छुट्टी हो गई थी। क्या पढ़ने के दौरान? मुतनब्बा पढ़ रहे थे वो किसी अरबी शायर से मुतालिक। कोई शायर थे, कोई शायरी थी और वो किसी अरबी शायर से मुतालिक कुछ मुतनब्बा था लिखा हुआ। तो उसी दरमियान उनकी छुट्टी कर दिए थे कि भाई अब तुम नहीं आओगे यहाँ पढ़ने के लिए। तो क्या पढ़ने के दौरान मिस्टर रजा की छुट्टी कर दिए थे ये नजीर अहमद साहब? मुतनब्बा। मुतनब्बा चूज करना है अपने, हाफिज हो, शेराजी हो, रूमी हो, नो नो नो, सिर्फ और सिर्फ मुतनब्बा को चूज करना है। अब आते हैं फखरुद्दीन बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते थे? शेरखानी कहने का मतलब है कि ये जो फखरुद्दीन बेग साहब जब शेर व शायरी पढ़ते थे ना, तो उसमें किस तरह की गलती पूछी जा रही है ऑप्शन में? मुखारिज की, एराब की, वकूफ की, बयां की। नहीं, एराब की गलती बहुत ज्यादा होती थी। एराब कहा जाता है उर्दू के जबर जेर पेश, मौकूफ जितने भी हैं, दो जबर दे, दो पेश, ये सब जो है, खरा जबर, खरा जेर, ये सब उर्दू में जो होते हैं एराब को एराब कहा जाता है। जबर जेर पेश को क्या कहा जाता है उर्दू में? एराब। तो इनकी जबर जेर पेश की गलती बहुत होती थी, एराब की गलती। मिर्जा के मजामीन, मजामीन फरहद कितनी जिल्दों में शाये हुई? कहने का मतलब है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मिर्जा के मजामीन
मज़ामीन फ़रहत कितनी जिल्दों में, मज़ामीन फ़रहत जो थी मिर्ज़ा के, यानी कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब के लिए मज़ामीन फ़रहत लिखी गई थी। तो वो कितनी जिल्दों में शाये हुई थी? कहने का मतलब है कितने किस्त में शाये हुई थी? तो 7 में। आपने ऑप्शन में आया हुआ है 5, 6, 7, 8। तो मज़ामीन फ़रहत जो कितनी जिल्दों में शाये हुई थी? 7 जिल्दों में, 7 किस्तों में। ये रहा आपका क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना? अब हम आते हैं सब्जेक्टिव पर कि फ़रहतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? एक्चुअली आपने 2 नंबर का या 3 नंबर का तो थोड़ा-सा 2-3 लाइन में तो लिखना पड़ेगा, ओके? फ़रहतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ किस लिए जाते थे? तालीम हासिल करने जाते थे। आपने इस तरह से आपको शुरू करना है। क्योंकि उस ज़माने में मदारिस और कॉलेज का आज की तरह बाज़ाब्ता, यानी उस ज़माने में बहुत सारे मदरसे और कॉलेज नहीं हुआ करते थे। तो और इस तरह से बाज़ाब्ता इंतज़ाम नहीं था, और अगर था भी तो आज की तरह आम नहीं था, बहुत ख़ास था। कहीं-कहीं मदरसा मिल जाता था, कहीं-कहीं कॉलेज नज़र आ जाता था और लोग तालीम हासिल करते थे। दूसरी बात ये है कि उस ज़माने में ये रिवायत थी कि अमूमन जो उस ज़माने में क्या था, रिवायत क्या थी कि ऐसा अक्सर होता था कि जो उस्ताद के घर पे पढ़ने जाया करते थे। अब ऐसा नहीं है, है ना? अब नहीं ना ऐसा कि उस्ताद के घर पे जो है वो स्टूडेंट्स लोग पढ़ने जाएँ। लेकिन उस ज़माने में ख़ुसूसन ये रिवायत थी कि उस्ताद के यहाँ घर पर जाकर के लोग ख़ुसूसी तौर पर तालीम हासिल करने के लिए लोग जाया करते थे। अंडरस्टैंड? ये रहा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसी अरबी शायर से मुताल्लिक़ सबक को पढ़ाने के दरमियान मिस मियां रज़ा की छुट्टी हो गई। अरबी ज़बान के मशहूर शायर के कलाम को पढ़ाने, यानी कि अरबी ज़बान के मशहूर शायर के, एक मशहूर शायर थे जो अरबी ज़बान में शायरी लिखते थे। उनकी शायरी को पढ़ाने के दरमियान मिस्टर रज़ा की छुट्टी हो गई। क्योंकि मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के साथ मियां रज़ा भी डिप्टी नज़ीर अहमद के घर, क्योंकि मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग के साथ-साथ मिस्टर रज़ा जो क्लासमेट थे, वो भी पढ़ने जाया करते थे। कहाँ? वहाँ फ़खरुद्दीन बेग साहब के साथ। लेकिन उनको जब मुतनब्बा पढ़ने को कहा किसी अरबी शायर का मशहूर कलाम, तो उन्होंने इतनी गलतियाँ की कि इशआर में एराब ना होने की वजह से रज़ा मियां इशआर को, यानी कि उसमें, अब देखिए आपके सामने शायरी लिखी होती है उर्दू में, तो क्या उसमें ज़बर ज़ेर पेश दिया होता है सब में? नहीं ना, तो वो नहीं दिया होता। लेकिन मिस्टर रज़ा से इतनी ज़्यादा गलत वो पढ़ गए इशआर को, यानी कि बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ गए कि मौलवी साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ये क्या मतलब, इतने बड़े हो गए और एक शायरी को इतना गलत पढ़ रहे हैं। बस उसी वक़्त उनको वहाँ से खारिज कर दिया कि अब तुम कल से मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाना। अंडरस्टैंड? अब आते हैं कि मेरे फ़खरुद्दीन बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। फ़खरुद्दीन बेग साहब की सर्फ़ और नहव तो कमज़ोर थी। सर्फ़ और नहव कहा जाता है लफ्ज़ों का, यानी कि जुमला जो होता है ना, सेंटेंस, इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं जुमला को। तो जुमले का जो होता है ना, कि मतलब कि अरेंजमेंट अरेंजमेंट जो होता है उसको वो बिगाड़ देते थे, सर्फ़ नहव। यानी कि जुमलों में जो लफ्ज़ों के उलट-फेर थी, उनको वो समझने में थोड़े कासिर थे, नहीं समझ आती थी उनको अच्छी तरह से, तो वो उसको मतलब अंदाज़ से नहीं पढ़ते थे, जैसे-तैसे पढ़ लेते थे। उनको सर्फ़ नहव कमज़ोर थी, लफ्ज़ों को जो है कि कहाँ पर किस तरह से किस लफ्ज़ को पढ़ा जाता है, उनसे वो चीज़ें गलती तो होती ही थी, प्लस उनकी एराब भी कमज़ोर थी, यानी वो ज़बर ज़ेर की पेश की गलती भी ये किया करते थे। वैसे भी नज़्म पढ़ने में फ़खरुद्दीन बेग साहब को, यानी शेर नज़्म होता था ना, उसमें जो शायरी होती थी वो फ़खरुद्दीन बेग साहब को पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती थी। तो आपने क्वेश्चन में आएगा कि फ़खरुद्दीन बेग शेरखानी में किस तरह की गलती किया करते थे? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि उनकी सर्फ़ नहव तो कमज़ोर थी ही, लेकिन शेरखानी में वो एराब की गलती बहुत ज़्यादा करते थे, और वैसे भी उनको नज़्म जो होते थे ना पढ़ने में, शायरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ये तो हो गई। अब आते हैं को मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे। अब आते हैं मियाँ दानी जो फ़खरुद्दीन बेग साहब के दोस्त थे। मियाँ दानी शेरखानी में एराब की गलती तो नहीं करते थे, लेकिन शेर को कुछ इस अंदाज़ से पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि मियाँ दानी शेर के बजाय नसर पढ़ रहे हैं। हालत ये थी कि पढ़ने के दौरान सकता तो क्या झटकाए भी पड़ जाते थे, जिसकी वजह से मौलवी नज़ीर अहमद मियाँ दानी से कुफ्त रहा करते थे। मतलब कि मियाँ दानी जो थे ना, वो जो है फ़खरुद्दीन बेग साहब के फ्रेंड ये थे, क्लोज़ फ्रेंड। लेकिन शेर को पढ़ते तो थे, मतलब कि लफ्ज़ों को सही से पढ़ते थे, ज़बर ज़ेर पेश की समझ थी। लेकिन देखिए, शेर जो होता है ना, नज़्म की शायरी, उसको एक अंदाज़ में, एक अदा से पढ़ी जाती है। आप कहानियों की तरह शेर को नहीं पढ़ सकते, वरना
उर्दू अदब में जो शायरी है उसको क्या हो जाएगा, वो पूरा गलत हो जाएगा, यानी कि आप मजाक कर रहे हैं शेर व शायरी के साथ, मजाक हो जाएगा एक। तो वो जो पढ़ते थे ना, तो बिल्कुल नसर की तरह यानी कहानी की तरह पढ़ देते थे शेर व शायरी को। कभी कभी तो आलम ये था कि उसमें सकता यानी बीच में रुक जाते थे अचानक से, जहां पर नहीं रुकना चाहिए वहां पर शेर में रुक जाते थे। कभी कभी झटके भी मार दिया करते थे, यानी झूठ मूठ का, जहां पर झटका मारने की जरूरत नहीं है वहीं पर वो सकता मतलब कि एकदम लफ्जों में क्या करते थे, झटके मार कर पढ़ते थे, जिसकी वजह से मौलवी साहब को बहुत मियाँदानी से एकदम कुफ्त रहा करते थे, यानी इरिटेट हो जाते थे कि उफ ये सबसे कब मेरी जान छूटेगी, इस तरह से वो सोचा करते थे, कब ये सब बंद करेगा मेरे यहाँ आना जाना और मैं इन लोग को नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। तो मियाँदानी शेर खानी में एराब की गलती नहीं किया करते थे, लेकिन वो शेर को इस तरह से पढ़ते थे कि बिल्कुल लगता था कहानी की तरह नसर पढ़ रहे हैं। शेर शेर में क्या कभी कभी सकता तो क्या झटके भी पड़ जाते थे, जिसकी वजह से मौलवी साहब बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, कुफ्त रहते थे उन लोगों से, मतलब दिल करता था उनका कि कभी इन लोगों से मेरी जान छूटे। अंडरस्टैंड। मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 3 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन में कि मौलवी साहब को पढ़ाने का क्या तरीका था। मौलवी साहब को पढ़ाने का ये तरीका था कि वो पहले बच्चों से किताब की इबारत को पढ़वाते थे और सुनते थे, और अगर बच्चे सही से पढ़ते थे ठीक है, वरना अपनी तुरंत मिजाजी की वजह से तो ऐसे गलत इबारत पढ़ने वाले तलबा को दर से निकाल देते थे। यानी कि मौलवी साहब के पढ़ाने का ये तरीका था कि पहले बच्चों की किताब से इबारत को पढ़वाते थे, ठीक है ना, यानी कि जुमले को कलाम को पढ़वाते थे, जो लिखे होती थी इबारत, जो चीजें उसमें थी। लेकिन बच्चे अगर सही सही पढ़ते तो उनको वो ठहराते कि ठीक है अब तुम हमारे मदरसे में रहो, हमसे पढ़ोगे आज से। लेकिन जहाँ गलत गलत जो तलबा पढ़ते थे उनका ये उसूल था कि वो उनको डांट कर समझाते थे या फिर निकाल दे तलबा को दर्स से। गलत पढ़ने वाले को क्या करते थे, दर्स निकाल देते थे या फिर डांट कर समझाते थे। लेकिन बहुत ज्यादा जिनकी कमजोर होती थी ना उर्दू, उनको वो डायरेक्ट निकाल देते थे कि भाई हमसे नहीं होगा, तुम जाओ। लेकिन मिर्जा फरतुल्लाह बेग साहब के साथ भी ऐसा हुआ था कि उनके उस्ताद उनको बहुत बार भगाए, लेकिन जिसके अंदर पढ़ने का जज्बा होता है, सच्चे दिल से वो कुछ सीखना चाहता है, शौक जज्बा रहता है, उस्ताद चाहे जितना भी डांटे, जितना भी उनको बुरा भला कहे, उनकी बातों का वो बुरा नहीं मानते, बल्कि वो ये सोचते हैं कि हम सीख कर ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसी तरह से वो डीठ थे फरतुल्लाह बेग साहब और मियाँ दानी कभी कभी कोशिश भी करते थे तो फरतुल्लाह बेग साहब उनको सिखा देते थे कि कुछ भी हो जाए ना, उस्ताद हमें कितना भी डांटेंगे, हम जाएंगे तो यहाँ से उर्दू सीख कर जाएंगे और पूरी तालीम हासिल करके जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी चले आएंगे। इस तरह के मामले चल रहे थे। आखिरकार उन्होंने उर्दू अदब सिखाई, और फिर एक दिन ऐसा आया कि फरतुल्लाह बेग साहब के सामने उनके जो उस्ताद थे, उतने बड़े डिप्टी नज़ीर अहमद साहब, उनके सामने वो झुक गए और कहा कि हम उस्ताद तुम्हारे क्या हुए, तुम तो उस्तादों के उस्ताद हो गए। किसी लिए वो कायल हो गए उनके शौक के। कहने का मतलब है कि जिंदगी में अगर आपको सच्चा जज्बा है ना, सच्ची हिम्मत है अगर कुछ कर गुजरने का, तो आपको जिंदगी में चाहे कितनी भी दुश्वारी हो, परेशानी हो, कितने भी रुकावटें हो, आप उसको आसानी से पार करके आप वो ड्रीम हासिल कर लेंगे। और वो जज्बा जो कुछ कर जाने का इंसान की होता है, इंसान उसे कर गुजरता है। ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं कि हम इसकी वजह से ये नहीं कर पाए, हम उसकी वजह से ये नहीं कर पाए, ये सब बस कहने की बातें हैं। हिम्मत और हौसले से ही इंसान इस दुनिया में बड़ी बड़ी ऊंची उड़ान भरता है। तो हमें इससे खाका से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी से। अंडरस्टैंड। तो ये थे ये था आपका खाका कंप्लीट हुआ। हमने इसमें आपको 3 और 2 नंबर का भी सब्जेक्टिव समझाया है और 1 नंबर का तो समझाया है। मुझे बहुत उम्मीद है और यकीन है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम चलेंगे अब क्या, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल में वही जो है, ये भी बहुत ख्वाजा हसन निज़ामी है, उसके जो मिट्टी तेल के जो ये है क्या मुसन्निफ है, कौन, ख्वाजा हसन निज़ामी। और मिट्टी का तेल पर उन्होंने इसलिए लिखा कि लोग ना है ना, हम लोगों की नज़रों में मिट्टी का तेल क्या है, बहुत हकीर सी चीज़ है, अदना सी। लेकिन आप देखिए कि मिट्टी के तेल से ही बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, बहुत बड़े बड़े। भले ही अब ज़माना डेवलप किया है, हर घर में लाइट है, बिजली है, ठीक है ना, इस तरह की फैसिलिटी है,
लेकिन आप सोचें कि आज भी पसमानदा इलाके में जो तबका है, गाँव है, कस्बा छोटा-सा जहाँ बिजली बहुत आसानी से गैस नहीं पहुँच पाती, वहाँ अभी भी लालटेन की रोशनी में और चिराग लोग जलाते हैं और उनसे बूढ़े बच्चे उनकी रोशनी से फ़ायदा हासिल करते हैं। औरतें घरों में खाना बनाती हैं, बूढ़े जो है रात के में लालटेन की रोशनी में सफ़र करते हैं, बच्चे सबक पढ़ते हैं, शादी वग़ैरह होती है, तो उसकी रोशनी में उसी के तेल से जला कर के रोशनी होती है और वो तकरीबें होती है बहुत सारी। तो आज भी मिट्टी के तेल की अहमियत है। तो उन्होंने मिट्टी के तेल की अहमियत को बताया और मिट्टी और हवा, पानी मिट्टी, हवा और पानी इन सब चीज़ों को भी उन्होंने उजागर किया उनकी खूबी को और सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस किया है मिट्टी के तेल पर कि आप लोग जिसे आखिर और अदना से चीज़ समझते हैं ना, वो खुद फ़ना होकर के जल-जल करके आप लोगों को रोशनी देता है और कभी ज़बान पे शिकायत नहीं लाता और हम इंसान और वो सिर्फ़ अपने मिट्टी का तेल क्या सोचता है? फ़ायदा देना। मिट्टी का तेल हर एक चीज़ इंसान को ज़िंदगी में फ़ायदा देती है, तो उन्होंने मिट्टी के तेल की ख़ुसूसियत को ख़ुसूसी तौर पर इस चैप्टर में ख्वाजा हसन निज़ामी ने बताया है और हम इंसानों को ये बताया कि हम इंसान बड़े नाशुक्रे होते हैं। ज़रा-सी परेशानी क्या आ गई, नाक भौं चढ़ाते हैं मतलब कि एकदम परेशान हो जाते हैं। दूसरे इंसान हमारे साथ कुछ कर जाते हैं, तो हम उनसे रिवेंज लेने का सोचते हैं, बदला लेने का। लेकिन ख्वाजा हसन निज़ामी ने इन पर ये बताया कि मिट्टी के तेल में अच्छे और बुरे दोनों काम होते हैं, मिट्टी के तेल की रोशनी में। उनसे जो रोशनी होती है, लेकिन वो कभी किसी को ये नहीं देखता कि वो शराबी कोई शराब पी रहा है, उसकी रोशनी में मिट्टी के तेल से को जला करके जो रोशनी होती है तो और दूसरी बात है कि वो जलती है और दहकती है, लेकिन कभी ज़बान पे हर्फ़ शिकायत नहीं लाती। वो सिर्फ़ ये सोचती है कि हमारा काम है फ़ायदा देना, ठीक है ना? और बेग़र्ज़ होती है। तो ये था थोड़ी-सी झलकियाँ हमने दिखाई है। इसका एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर मौजूद है, वो देख लीजिएगा। फ़िलहाल हम इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, ठीक है ना? आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? सबसे कमतर खाक को। ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी यानी इन्होंने मिट्टी के तेल को तो बताया ही है, लेकिन मिट्टी को भी उन्होंने बताया है कि हम लोग मिट्टी पर ये देखिए ना ज़मीन पर कैसे रौंद कर चलते हैं। ये जो मतलब इसको ये जो हवा जो है अपने साथ उड़ा ले जाती है मिट्टी को धूल के ज़रिए धूल बना कर के। इस पर हम लोग चलते हैं रौंद करके, इसी के ऊपर हम लोग आतिशबाज़ी करते हैं, आग जलाते हैं और इसी के ऊपर हम लोग रहते भी हैं। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया जो है इसी ज़मीन पर टिकी हुई है, इसी मिट्टी से बनी ज़मीन पर। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग किसको कमतर समझते हैं? खाक को, मिट्टी को। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? ऑप्शन में आग, हवा, पानी, खाक आएगा ना तो सबसे कमतर में आपने मिट्टी को चूज़ करना है, मिट्टी, सॉइल, ओके? अब आते हैं मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? सर पर चढ़ाती है, बिस्तर पर बिछाती है, पाँव से रौंदती है, पॉकेट में रखती है, बताइए? पाँव से रौंदती है। हम लोग पूरी दुनिया मिट्टी से क्या सलूक कर रही है? पाँव से रौंद कर चलते हैं, कोई पैर पटक कर चलते हैं, लेकिन मिट्टी उफ़ तक नहीं करती है। तो आपने पाँव से रौंदती है, इस पर आपने टिक करना है। चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है? अब ख्वाजा हसन निज़ामी ने कंपैरिज़न किया है मोतिया और चंबेली के तेल से मिट्टी के तेल को कि मिट्टी का तेल जो है ना, मोतिया और चंबेली के तेल से भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है अपने आप में। तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने सरसों का तेल, आंवले का तेल, मिट्टी का तेल, नीम का तेल, तो मिट्टी का तेल। चंबेली और मोदिया से भी कौन तेल अहम है? मिट्टी का तेल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस तेल को देखकर लोग नाक भौं चढ़ाते हैं? बताइए। ख्वाजा हसन निज़ामी ने बताया ना उस चैप्टर में मिट्टी के तेल में कि मिट्टी के तेल को की स्मेल जब हम लोग को नाक में कभी-कभी आ जाती है कहीं से तो अजीब-सा फ़ील होने लगता है। मतलब सब नाक भौं चढ़ाते हैं उसको देख कर के, नाक को ढाँक लेते हैं कि अरे तौबा तौबा ये क्या है? मतलब मिट्टी के तेल की खुशबू अच्छी नहीं लगती। लेकिन वही मिट्टी के तेल कितना फ़ायदा देता है इंसानों को, कभी उसके फ़ायदा और ख़ुसूसियत पर किसी का ध्यान दिया है? तो नाक भौं चढ़ाते हैं किसको देख कर के? मिट्टी के तेल को, ओके? मोतिया का है, चंबेली का है, सरसों का नो। आपने किसी पर टिक नहीं करना है, मिट्टी के तेल पर टिक करना है। अब आते हैं रॉकफेलर कौन था? अमेरिकी ताजिर था, यानी कि मिट्टी के तेल की बदौलत ही रॉकफेलर अमेरिकी ताजिर बिज़नेसमैन आज वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है कि उन्होंने मिट्टी के तेल का पता लगाया और वो आज उसी बदौलत एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल पर्सन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। कौन? अमेरिकी ताजिर रॉकफेलर। अंडरस्टैंड? अब आते हैं हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? पैदाइश तो होती है ना सबकी, तो जो आपके मुसन्निफ है उनके बारे में भी तो जानेंगे ना आप। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई बताइए? दिसंबर 1827 में, दिसंबर 1877 में, दिसंबर 1828 में, दिसंबर 1829 में, नहीं 28 में।
26 आए, 27 आए, 29 आए, आपने किसी को क्लिक नहीं करना है, 1828 वाले को क्लिक करना है। हजरत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कहाँ हुई बताइए? बस्ती निजामुद्दीन औलिया में, कश्मीरी गेट में, अजमेरी गेट में, सलीमपुर में, बताइए। नहीं, बस्ती निजामुद्दीन औलिया में, अंदरून कोट, इंद्रोन कोट, इंद्रून, इनका जो है इंद्रोन कोट, बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में। लेकिन इतना बड़ा नहीं लिखा हुआ, बस आपने बस्ती निजामुद्दीन औलिया को चूज कर लेना, जहन में बैठा लीजिए। ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश में हुई थी। ख्वाजा हसन निजामी की वालिदा का क्या नाम था बताइए? वालिद का नाम, सॉरी, सैयद आशिक अली निजामी, सैयद आबिद अली निजामी, सैयद बासित अली निजामी, सैयद निजामी, सैयद आशिक अली निजामी था। किसके? ख्वाजा हसन निजामी के, किसका? ख्वाजा हसन निजामी के वालिद साहब का नाम सैयद आशिक अली था। आपको इसको याद करना होगा, अपने जहन में अच्छी तरह से सुन ले और बैठा ले। अब आते हैं कि ख्वाजा हसन निजामी की वालिदा का क्या नाम था, बताइए क्या नाम था? क्या कोई कमेंट में बता सकते हैं? सैयदा मैमुना बेगम, सैयदा शहीदी बेगम, सैयदा नाज़िमा बेगम, सैयदा आबदा बेगम, बताइए कौन थी? नहीं, सैयदा चहीती बेगम थी। आपने चहीती बेगम, चहीती बेगम कोई भी हो, मैमुना हो, नाज़िमा हो, आबदा हो, आपने चहीती बेगम को आपने चुन लेना है आंख बंद करके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ख्वाजा हसन निजामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा था? तो वालिदैन ने क्या रखा था? कासिम अली। क्या नाम रखा था? कासिम अली नाम रखा था वालिदैन ने ख्वाजा हसन निजामी का, ठीक है ना। लेकिन बाद में ये ख्वाजा हसन निजामी बने। अब आते हैं ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ? इनके इंतकाल आप लोग को याद है? 1955 में हुआ। देखिए ऑप्शन में आए 53 आए, 54 आए, 56 आए, लेकिन ख्वाजा हसन निजामी 1955 में इंतकाल किए हैं। आपने 1955 को अपने जहन में बैठा लीजिए। ख्वाजा हसन निजामी 1955 में इंतकाल किए, यानी कि 1955 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ख्वाजा हसन निजामी कहाँ दफन हुए थे? बस्ती निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली के आम कब्रिस्तान में नहीं। देखिए ख्वाजा हसन निजामी ने बस्ती निजामुद्दीन औलिया में अपने मरने से पहले 50 साल कबल ही पहले ही उन्होंने अपनी कब्र बनवा ली थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया ही की बस्ती में ही उन्होंने मरने से पहले इंतकाल 50 साल पहले वो अपने कब्र तैयार कर लिए थे, और मरने के बाद उनको उन्हीं की बनाए हुए तैयार करदा कब्र में उनको दफन किया गया। किसको? ख्वाजा हसन निजामी को, याद रखिएगा। तो उनको जो दफन कहाँ हुए वो? ख्वाजा हसन निजामी बस्ती निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। अब आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ख्वाजा हसन निजामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्रिस्तान तैयार करा ली थी? मैंने अभी कहा आपको 50 साल कबल। 50 कबल मीन्स होता है उर्दू में पहले, 50 साल पहले। कितने दिनों पहले, कितने दिनों कबल? 50 साल। अब आते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाने उमरी से किसके नाम से तरतीब दी? निज़ाम बंसरी। मतलब हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाने, जो सवाने का मतलब होता है जो जिंदगी में किसी के सानहे से सवाने कहा जाता है। गुजरे हुए जिंदगी में किसी के माजी में बहुत सारे गम एक्सीडेंट हुए रहते हैं, वो ट्रेजिडी से भरी हुई जिंदगी होती है, उनके ऊपर जो अगर आप लिखते हैं उनकी जिंदगी के बारे में तो उसे सवाने कहा जाता है। तो हजरत ख्वाजा हसन निजामी ने हजरत निजामुद्दीन औलिया के हालात ज़िंदगी लिखे थे। उनकी ज़िंदगी गुजरे हुए वो दुख भरे दिन जो हादसे उनकी ज़िंदगी में हुए, उन्होंने कितने दिनों गम में मुतारा, पूरी ज़िंदगी के बारे में उन्होंने लिखा था निज़ाम बंसरी के नाम से। जो ना किसके नाम से? निज़ाम बंसरी के नाम से लिखा था। किसकी सवाने उमरी? हजरत निजामुद्दीन औलिया की। कौन लिखे थे? ख्वाजा हसन निजामी। अब आते हैं कि निजामुद्दीन औलिया, निज़ाम बंसरी हो गए। रॉकफिलर दौलतमंद कैसे बना बताइए? मिट्टी के तेल की तिजारत, चमेली के तेल का तिजारत, सरसों के तेल का तिजारत? नहीं, मिट्टी के तेल की तिजारत की बदौलत। किसकी बदौलत? कैसे बना? मिट्टी के तेल की तिजारत से। किससे बना रॉकफिलर दौलतमंद? मिट्टी। ये था, अब मैंने बता दिया। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता रहे हैं कि मिट्टी के तेल का आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है, बहुत एक एक करके बताया, एक एक था। इंशाल्लाह अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव पर। आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझाता है? तो आग, हवा और पानी, खाक में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। खाक मीन्स मिट्टी, मिट्टी मीन्स खाक। यहाँ पर प्योर उर्दू में आपसे पूछा गया है, तो मिट्टी को। अब आते हैं मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या शुरू करती है?
मिट्टी के साथ दुनिया सुलूक ये करती है कि ये दरिया के साथ बह जाती है फिर भी उफ तक नहीं करती। लोग इसको पाँव तले रौंद कर गुजर जाते हैं। क्या करती है दुनिया सुलूक सुलूक? इस पर आतिशबाजी करती है, इस पर पैर पटक कर चला जाता है। इसको रौंदते हुए लोग रौंदते हुए जाते हैं। कौन? हम इंसान लोग मिट्टी पर दुनिया जो है रौंदती हुई चलती है। आपने बस इतना लिखना है 3 नंबर और 2 नंबर में। ओके। सवाल नंबर 3, चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, कैसे? बताइए। यानी कि चंबेली और मोतिया और सरसों के तेल से भी ज्यादा अहमियत और इम्पोर्टेंस हो गई मिट्टी के तेल का, कैसे? तो इसलिए कि वो इंसानों को की जिंदगी में रोशनी भरती है, यानी क्योंकि उसके दम से दुनिया में उजाला है। सूरज के बाद जो उजाला होता है, रात के अंधेरे में रोशनी करते हैं, वो मिट्टी के तेल से होता है। भले ही आज जमाना डेवलप किया है, इलेक्ट्रिक जो होते हैं की फैसिलिटी हर घर में हो गई है, बिजली रोशनी देती है, लेकिन अभी भी मिट्टी के तेल की अहमियत है और इसी के दम से क्या है, उजाला है रात के अंधेरे में। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में आएगा कि मिट्टी का तेल देकर लोग चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम तेल है, कैसे? इसलिए कि उसी के दम से उजाला है रात के अंधेरे में। बूढ़े जो है वो उनके सहारे, उनकी रोशनी के सहारे रास्ता तय करते हैं। बच्चे सबक पढ़ते हैं, औरतें घरों में खाना बनाती हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मिट्टी के तेल की रोशनी में से रोशनी जला करके हुआ करते हैं। इसीलिए ये अहम है चंबेली और मोतिया के तेल से भी। मिट्टी का तेल देकर लोग क्यों नाक भौं चढ़ाते, बताइए। मिट्टी के तेल में एक अजीब सी जो होती है स्मेल होती है, बदबू, जो हर किसी को अच्छी नहीं लगती। इसीलिए उसकी वजह से लोग नाक भौं चढ़ा करके नाक को ढक लेते कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इसकी स्मेल नहीं लेनी है। इस तरह की फीलिंग आ जाती है उसको देख करके, है ना। तो उसकी बदबू की वजह से क्वेश्चन में आएगा कि मिट्टी के तेल को देखकर लोग नाक भौं क्यों चढ़ाते हैं, क्यों उसको पसंद नहीं करते? तो बदबू की वजह से नाक भौं चढ़ाते हैं, उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। अब आते हैं कि देख क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर, बताइए। तमाम तेलों से उसकी ज्यादा अहमियत इसलिए है कि वो तमाम तेलों से सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, एलिजिबल है, कि उसकी अहमियत इतनी ज्यादा हो, उस लायक है कि तमाम तेलों से ज्यादा जरूरत के एतबार से बहुत ज्यादा उसकी जरूरत होती है, और लोगों को आम जो दूसरे तेल हैं उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में वो ज्यादा फायदा देती है। अंडरस्टैंड? वो ज्यादा फायदा देती है मिट्टी का तेल। अब आते हैं कि मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है, कैसे? मिट्टी का तेल को ख्वाजा हसन निज़ामी ने उसमें ये बताया कि उसके अंदर कोई सेल्फिश नहीं होते हैं। मिट्टी के तेल वो बेगर्ज है, यानी उसको दुनिया वालों से कोई गर्ज नहीं, कोई मतलब नहीं, बस वो फायदा दिए जा रहा है। तो इसलिए उसको ख्वाजा हसन निज़ामी ने मिट्टी के तेल को बेगर्ज कैसे बताया है, क्यों बताया है? उस अपनी सुलह पॉलिसी की वजह से, यानी कि अपनी खूबियों की वजह से, और अपने बेगर्ज यानी कि वो लोगों को फायदा देने पर से काम रखती है। वो ये नहीं देखती कि लोग हमारे हमसे जो रोशनी जला करके वो उसमें अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। बस वो ये देखती है कि हमें खुदा ने जिस काम के लिए इंसानों को तो पढ़ते रहते तो हम करते हैं डिस्टर्ब। तो अब आते हैं चैप्टर 3, बात पुराने लफ्जों की नई तहकीक, जिसके मुसन्निफ हैं सैयद सुलेमान नदवी। कौन है मुसन्निफ इसके? सैयद सुलेमान नदवी। इसमें क्या किया है सैयद सुलेमान नदवी ने? इसमें उन्होंने ये किया है कि नहीं, ये तो हो गया। नहीं, ये तो हो गया है, ये हो गया है। हाँ नहीं, एक सेकेंड, ये तो हो गया है शायद, नहीं, हाँ ये मिट्टी का नहीं, ये नहीं हुआ। तो ये जो है, हम अब आते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। भूख तोड़ने की इस्तेलाह, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, यानी कि इसमें क्या किया सैयद सुलेमान नदवी ने, बहुत सारे पुराने लफ्ज हैं जिसको यूज किया जाता है इस जमाने में किसी और काम में, किसी और बोलचाल में, लेकिन उसका असल मीनिंग कुछ और है, उसका मैंने कुछ और है। जैसे कि मिसाल के तौर पर उसमें जो लफ्ज है, बहुत पुराने लफ्ज की नई तहकीक में उन्होंने कहा है नाश्ता को की इन्वेस्टिगेशन की, उसका मानी कुछ और निकलता, आहदी का कुछ और मानी निकलता, कलई का कुछ और मानी निकलता है, और उसका कलिया का कुछ और मानी निकलता है। तो इस तरह से के जो लफ्ज़ है उसका उन्होंने उस लफ्ज़ की अच्छी तरह से तफसील बताई है कि उसका असल मानी क्या है, और उसको, और हाँ एक और है सुर्खी।
तो चलिए, ये तो हो गया, हमने थोड़ी झलकियाँ दिखाई है कि उन्होंने लफ्ज़ों की इन्वेस्टिगेशन की है। फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 1, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? कहा जाता है भूख जो तोड़ते हैं वो किस चीज़ से तोड़ते हैं? वो कौन सी चीज़ है जिसको हम लोग सुबह सुबह जब उठते हैं तो भूखे रहते हैं, तो उसको तोड़ने की जो चीज़ होती है वो नाश्ता होती है। और नाश्ता जो होता है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? जैसे ऑप्शन में अगर आएगा खाना, नाश्ता, रोज़ा, सेहरी, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, चीज़ क्या है खाने की? तो नाश्ता है। सुबह सवेरे सबसे पहले क्या खाते हैं हम लोग भूखे पेट में? नाश्ता। नंबर 2 आता है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। और चूंकि और नाश्ता का जो मीनिंग होता है, असल पता है क्या होता है? तोड़ने के, यानी इसका मानी होता है तोड़ने के, किसी रोज़ा भूख को तोड़ना, रोज़ा की भूख को तोड़ना, या ऐसे भी भूखे आप हैं दिन में और सबसे पहले सुबह सुबह खाते हैं वो नाश्ता। लेकिन हम लोगों ने नाश्ता क्या कर दिया? किसी और चीज़ का नाम रख दिया, यानी खाने पीने की चीज़ जो सबसे पहले भूखे पेट में इंसान खाता है वो किसी चीज़ का नाम पड़ गई नाश्ता, जिससे हम लोग अपनी भूख को तोड़ते हैं, भूख मिटाते हैं खा करके। अब आते हैं फतूर के मानी क्या है? फतूर के मानी होता है तोड़ने के। फतूर का मानी होता है जैसे आप भूखे हैं, आप कुछ खा लिए तो आप अपनी भूख को तोड़ लिए, तो वही तोड़ना जो हो गया वो फतूर होता है। और फतूर से ही अफ्तार निकला है, यानी कि जो जिस चीज़ से हम भूख को तोड़ते हैं उसे हम अफ्तार कहते हैं, यानी रोज़े की भूख को तोड़ने वाली जो चीज़ें होती है शाम में जो मगरिब के वक्त खाया जाता है वो अफ्तार कहलाता है। और फतूर मीन्स होता है तोड़ने के। इतना समझ गए? अब आते थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फतूर के मानी बताइए, तोड़ने के हो गए। सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी है, उसमें बताया गया है कि टाइटल उन्वान को पहले ज़माने में मोटे हुर्फ में शनाख्त के लिए, पहचानने के लिए मोटे हुर्फ में सबसे पहले ऊपर में उस टाइटल को सुर्ख कलर का पाउडर रहता था पहले ज़माने में, उसी से लिखा जाता था कलमी। कलमी किताबों को, यानी जो हाथों से लिखे जाते थे उस पर बाब के लिए, पहचान के लिए। लेकिन उस ज़माने में प्रिंट का जो ज़माना डेवलप किया, प्रिंट की मशीन आ गई, लेकिन फिर भी अभी भी चाहे उस टाइटल को ब्लैक से लिखा जाए, रेड से लिखा जाए, ब्लू से लिखा जाए, कोई मैटर नहीं करता, अभी भी उस चीज़ को उर्दू में हेडलाइन को अभी भी सुर्खी कहा जाता है, टाइटल को सुर्खी कहा जाता है। ठीक है, उर्दू में इसको सुर्खी को उन्वान कहते हैं। तो सुर्खी से क्या मुराद है? क्या मुराद है? ये देखिए ऑप्शन में उन्वान, दीबचे, मजमून इब्तदाई, नहीं उन्वान। क्या लिखे, क्या चुनना है आपको? उन्वान आंख बंद करके चुनेंगे। आदि के मानी बताइए। आदि के मानी में बताया कि अकबर बादशाह के ज़माने में एक इंसान था, फौज में मुलाजिम था, उसको ड्यूटी पर किसी जगह पर उसको ड्यूटी पर खड़ा कर दिया गया, कर दिए वो अकबर बादशाह साहब, और कहे कि भाई तुम इसको क्या करो, इस जगह को बस देखना है, यहीं पर तुमको खाना वाना मिल जाएगा, यहीं पर तुम दिन रात रहो, बस इस जगह की रखवाली करनी है। उसको कोई काम नहीं रहता था, दिन भर सोया रहता था, खाया रहता था। और तो इसलिए लोगों ने, आदि का मतलब होता है अकेला, तो लोगों ने देखा कि इसका नाम अकबर बादशाह ने आदि रखा है, इसका मतलब ये जो है पूरे दिन खाया रहता है, सोया रहता है, निकम्मा और काहिल सुस्त कामचोर है। तो उसी से कंपेरिजन करके दुनिया में उस ज़माने से लेकर अभी तक जितने भी लोग होते हैं ना, जो बहुत काहिल कामचोर सुस्त होते हैं, उसको आदि नाम रख दिया गया। क्या? जितने भी काहिल और कामचोर लोग होते हैं, जिनको काम वाम करना ने बहुत ज़्यादा जो है वो लेजीनेस फील करते हैं और वो काहिल होते हैं, काम से जी चुराने वाले लोगों को, निकम्मे लोगों को हमारी आम भाषा में आदी कहा जाता है। बस उसी से कंपैरिजन करके, यानी उसका नाम इसलिए रखा गया कि वो अकेला था, लेकिन लोगों ने आदी किसका नाम दे दिया? जो निकम्मा, काहिल, सुस्त और कामचोर होता है। ठीक है, अब आते हैं सवाल। कलई खुलना। कलई का मतलब होता है किसी चीज़ को पेंट करना। रांगे से जो है ना, एक धातु का नाम था जिससे किसी तांबे के बर्तन पर रंग किया जाता था, वही कहते हैं कलई करना, मतलब कि रंग चढ़ाना। तांबे के बर्तन में उस रांगे से कलर किया जाता था, तो उस ज़माने में उसी को बोलते थे कलई फेरना। तो लोगों ने उसका मीनिंग कुछ और कर दिया कि किसी के ऐब जो है ज़ाहिर है, यानी किसी बर्तन जो है ख़राब है उस पर अगर ये कलई फेर दिया जाए, रांगे से फेर दिया जाए जो, तो वो खूबसूरत हो जाती है, उसकी ख़राब मराब जो ऐब है वो छुप जाते हैं। तो बस इसीलिए इस लोगों ने जो है कलई किसी और चीज़ में यूज़ करने लगे कि जैसे कोई ऐब है वो ज़ाहिर हो गए, तो मतलब कि कलई खुल गई, जो पेंटिंग डेंटिंग किया हुआ था वो खुल गई, चढ़ा हुआ था। और अगर किसी के ऐब है या कोई राज है उसको छुपा दिए तो कलई फेर दिया गया, यानी कि उसको छुपा दिया गया, उस पर कलर का रंग चढ़ा दिया गया। तो बस उसको जो है, तो कलई फेरना के मानी बताइए। ऐब छुपाना, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐब जाहिर करना, कालिक करना, खालिस करना, नहीं, ऐब जाहिर करना नहीं, ऐब छुपाना। और कलई खुल गई तो ऐब जाहिर हो गया। अगर कलई फेरना के मानी आपको से पूछा जाएगा तो आपने क्या लिखना है? ऐब छुपाना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शिबली नुमानी की सीरत की किताब सीरतुन नबी को किसने मुकम्मल किया? हम नहीं बताए, सैयद सुलेमान नदवी अपने उस्ताद शबली नुमानी के बनने के बाद उनकी बहुत सारी किताबें थी जिनको उन्होंने मुकम्मल किया। उनके वफ़ात के बाद उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की। एक किताब उसमें थी सीरतुन नबी, हमारे प्यारे नबी की सीरत पर उन्होंने लिखा था।
शिबली नुमानी ने, जो वो वफात पा गए थे और उनकी नामुकम्मल किताबों को मुकम्मल किया कि इसने सैयद सुलेमान नदवी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन में आएगा अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल हलीम, सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा इकबाल। आपने चुनना सैयद सुलेमान नदवी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? 22 नवंबर 1882, 22 नवंबर 1883, 22 नवंबर 1884, 22 नवंबर 1885। नहीं, आपने 22 नवंबर 1884 को आंख बंद करके चुनना है। 84 84 84, 88 हो, 87 हो, 86 हो, 83 हो, डजेंट मैटर, बस चुनना है किसको? 22 नवंबर 1884 को। अंडरस्टैंड? ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए बताइए? पटना, गया, दसना, नालंदा, बिहार शरीफ। नहीं, वो दसना, नालंदा। मैंने बताया उनका जो गांव का नाम था जिसमें वो पैदा हुए, मरदुम खेज बस्ती दसना। मरदुम खेज, एजुकेटेड विलेज। एजुकेटेड विलेज को क्या बोला जाता है उर्दू में, प्योर उर्दू में? मरदुम खेज बस्ती, जहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी बस्ती, जहाँ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं। तो वो दसना, नालंदा में पैदा हुए थे। आंख बंद करके चुनना है आपको, बिला झिझक, कोई सोच नहीं। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? कि हकीम सैयद अबुल हसन, सैयद नूरुल हसन, सैयद अनवरुल हसन, सैयद हसन नहीं, हकीम सैयद अबुल हसन था। क्या नाम था? सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? सैयद अबुल हसन था, हकीम सैयद अबुल हसन था। जहन में बातें आ रही है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सैयद सुलेमान नदवी ने कहाँ से आलमियत की, यानी कि हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज की खातिर वो कहाँ गए थे? दारुल उलूम नदवतुल उलमा गए थे। आला तालीम की तमन्ना लिए वो कहाँ गए थे? दारुल उलूम नदवतुल उलमा। जब चैप्टर की बातें हमें पता है तो ऑप्शन चाहे कुछ भी रहे, हम सही बातों को ही चुनेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, कंफ्यूजन में नहीं जाना है। दारुल उलूम देवबंद भी है एक, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, शमशुल उलूम अल फला, ये सब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा है जिसमें तालीम हासिल की जाती है। आपने दारुल उलूम नदवतुल उलमा को चुनना है। किसको? दारुल उलूम नदवतुल उलमा। सैयद सुलेमान नदवी हायर स्टडीज के लिए गए थे, यानी कि आला तालीम के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है उर्दू में, ये देखिए आलमियत लिखा हुआ है। आलमियत वही होती है आला तालीम, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आलमियत में बस वही चुनना है जहाँ वो गए थे पढ़ने के लिए। अंडरस्टैंड? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा है, सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद कौन थे? अदबी उस्ताद यानी कि जो हायर स्टडीज़ के लिए जब गए थे, आला तालीम के लिए, और अदब, उर्दू अदब से जो उनको बहुत लगाव था, उनमें वो ज़्यादा से ज़्यादा काबिलियत हासिल करना चाहते थे और उन पर कमांड कसना चाहते थे, एक्सपर्ट होना चाहते थे। तो उनके लिए वो गए थे, शिबली नुमानी थे। कौन थे? सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद कौन थे, यानी अदब, उर्दू अदब के जो उस्ताद थे वो कौन थे? शिबली नुमानी थे। इसमें दिया हुआ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल हलीम शरर, शिबली नुमानी, मौलाना फारूक। आपने किसी को नहीं चुनना है, बस शिबली नुमानी को चुनना है। अंडरस्टैंड? अब आते हैं, सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ? सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ, ये पूछा जा रहा है। 23 नवंबर 1950, 23 नवंबर 1951, 23 नवंबर 1952, 23 नवंबर 1953। ये सब जो है आपने कुछ नहीं, 53 को चुनना है। 23 नवंबर 1953, 23 नवंबर 1953, 53, ना ही 52 को चुनना है, ना ही 52 को चुनना है, सॉरी 54 को चुनना है, ना ही 55 को चुनना है। आपने बस चुनना है तो किसको? 53 को चुनना है, ठीक है ना? तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये कंप्लीट हुआ। इसकी पूरी तफसील के साथ हमने बताया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए लिख करके, हम उनको फिर से समझा कर कि अब दूसरी वीडियो में फिर से समझा करके हासिल समझाते हुए हम हासिल होंगे। अब आते हैं इस पर, हम थोड़ा सा देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? जवाब में क्या लिखेंगे आप? नाश्ता। भूख तोड़ने की इस्तिलाह में क्या? 2 नंबर के क्वेश्चन में आपने लिखना है नाश्ता। नेक्स्ट पर आते हैं, सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे? 4 ज़बानों के। सैयद सुलेमान नदवी कसीरुत तसानीफ थे, यानी बहुत ज़्यादा लिखने वाले थे और बहुत ज़्यादा लैंग्वेज वो जानते थे। उसमें 4 ज़बानों का जिक्र किया गया है। 4 ज़बानों के वो में एक्सपर्ट थे वो, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी। अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी। सैयद सुलेमान नदवी इन 4 ज़बानों में एक्सपर्ट थे। क्वेश्चन के आंसर में आपने ऐसे लिखना है कि सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे, तो आपने लिखना है 4 ज़बानों में। फिर आपने ब्रैकेट दे देना है, उसके बाद 4 ज़बानों में लिखना है, कॉमा दे देकर अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी। ये रही बातें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को मैंने अभी बताया कि फतूर कहते हैं। अरबी में नाश्ता को फतूर कहा जाता है, ठीक है ना? और फतूर के मानी क्या होते हैं? तोड़ने के। और हम लोग नाश्ता इसका नाम रख दिए भूख तोड़ने वाली चीज़, जो हम लोग सबसे पहले खाते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। अब आते हैं अरबी में, ये तो हो गया। फतूर के मानी बताइए। फतूर के मानी तोड़ने के, मैंने आपको समझाया इससे पहले। फतूर के मानी तोड़ने के हैं। फतूर के मानी कोई भी भूख को तोड़ना, या रोज़ा की भूख को तोड़िए या फिर
आप ऐसे नॉर्मल डे में जो भूखे रहते हैं और सबसे पहले खाते हैं नाश्ता सुबह सुबह, वही तोड़ने का जो प्रोसेस होता है वो भूख के तोड़ने को कहा जाता है फतूर। लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है? फ़ारसी निहार मुँह उसमें दिया हुआ निहार मुँह कहा जाता है बासी मुँह को। तो ये फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़बानों में दोनों में ये है तो फ़ारसी ज़बान से निकला हुआ, लेकिन ये हिंदुस्तानी ज़बान में क्या होता है इस्तेमाल किया जाता है। तो फ़ारसी और हिंदुस्तानी दोनों ज़बानों में। अब आते हैं कलई किस ज़बान का लफ्ज़ है और उसके मानी क्या है? कलई जो है ना वो अरबी ज़बान से आया। कहाँ? अरबी ज़बान का है और मानी उसका मैंने बताया रांगा, एक रांगा आता था जिस पर तांबे के बर्तन पे उससे कलई की जाती थी। बर्तन बहुत खूबसूरत हो जाता था और उसके जो दाग धब्बे सब मिटाने के लिए और खूबसूरती के लिए, और वो हमेशा उस पर जो कलर कर दिया जाता था तो वो हमेशा फिक्स कलर रहता था, हमेशा हमेशा के लिए उस पर हटता नहीं था। तो वही रांगा को कलई कहा जाता है। तो कलई किस ज़बान का लफ्ज़ है? कलई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और मानी उसका रांगा है। क्या है मानी? कलई का मानी रांगा है। रांगे से ये कलई बना है, रांगे को कहा जाता है। सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से मुराद है उन्वान है, टाइटल को, हेडलाइन को सुर्खी कहा जाता है। ये बात पता है ना उर्दू में? कहते हैं ना आज अखबार की सुर्खी पर ये न्यूज़ था, आज अखबार की सुर्खी पर वो न्यूज़ था, आज उस अखबार की सुर्खी पर वो बच्चे जो है वो टॉप किए हैं, सुर्खी पर ही दिया हुआ था, हमारा दोस्त टॉप किया हुआ है, पता है तुम्हें? आज अखबार की सुर्खी पर ही उसका पूरा नेम आया हुआ है। इस तरह की बात होती है ना, तो वही हेडलाइन को सुर्खी कहा जाता है, उसको उर्दू में उन्वान कहते हैं। अब आते हैं कि अहदी और अहदी के फ़र्क को वाज़ह कीजिए। अहदी और अहदी, अहदी का मतलब होता है अकेला, अहदी अहदी और अहादी, अहादी ये दोनों को, अहदी के मानी सुस्त और काहिल के हैं। यानी अहदी के मानी हम लोग जो बोलते हैं ना, हम लोग ज़बान में आ रही है, ये आदी है। किसको बोलते हैं? निकम्मा, काहिल, कामचोर, सुस्त जो होता है, जिसको सिर्फ खाना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, पीना अच्छा लगता है, काम वाम से जी चुराने वाले इंसान जो होते हैं, हम लोग उसको आम भाषा में क्या बोलते हैं? अहदी है ये 1 नंबर का। तो उसी को अहदी का मतलब होता है निकम्मा, काहिल, सुस्त, कामचोर। अहादी, अलिफ ज़बर अ, हे ज़बर ह, दाल ये ज़ेर दी, अहादी ये नाम का मतलब होता है, इस लफ्ज़ के मानी जो होते हैं वो अकेला। और अहादी ही नाम दिया था किसको? डेवरी पर जो मामूर था फौज में मुलाजिम अकबर बादशाह के ज़माने में जो, ठीक है ना? तो वो तो अहदी बोलते थे, लेकिन लोगों ने अहदी बना दिया सुस्त और काहिल को। उसको देखा कि ये तो एकदम काहिल है, मतलब इसका मतलब सुस्त है, कुछ खाता नहीं है, हर वक्त सोया रहता है, निकम्मा, तो इसलिए उसका नाम अहदी रख दिया। कलई खुलना और कलई फेरना के मानी में क्या फ़र्क है? कलई खुलना का मतलब होता है ऐब ज़ाहिर हो जाना, और कलई छुप जाना, मतलब कि कलई यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कलई फेरना और कलई खुलना। कलई फेरना ऐब को छुपाना, कलई खुलना ऐब ज़ाहिर हो जाना। कलई फेरना यानी आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? अरे कली फेरी जा रही है। और जैसे किसी का ऐब खुल गया, किसी के ऐब ज़ाहिर हो गए, किसी का राज़ पोशीदा राज़ खुल गया, तो क्या होता है? उसकी तो कलई खुल गई, उसकी तो कलई खुल गई, इस तरह से बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कली को अरबी और कलई को फ़ारसी में क्या कहते हैं? कलई को अरबी में लिसान और फ़ारसी में रांगा कहते हैं। कलई को अरबी में क्या कहा जाता है? लिसान, और फ़ारसी में मैंने बताया कि रांगे का नाम था कलई, फ़ारसी में उसका रांगे को कलई कहा जाता था। तो फ़ारसी में रांगा और अरबी में लिसान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूरब और पश्चिम की ज़बानों में से कौन ज़बान मुसन्निफ़ मुराद लेता है? पूरब और पश्चिम की ज़बान से मुसन्निफ़ मुराद अरबी ज़बान में है। पूरब की ज़बान से मुसन्निफ़ की मुराद अरबी ज़बान है। यानी पूरब और पश्चिम की ज़बान से कहने का मतलब है कि पूरब के जो लोग हैं वो कौन सी ज़बान बोलते हैं और पश्चिम के लोग कौन सी ज़बान बोलते हैं। तो पूरब की ज़बान से मुसन्निफ़ की मुराद क्या है? मतलब है कि अरबी ज़बान है, यानी पूरब के जो लोग हैं वो अरबी में बोलते हैं और पश्चिम की जो ज़बान है वो अंग्रेज़ी। पश्चिम कहा जाता है मगरिब को, यानी जो मगरिब में है वो अंग्रेज़ है, और मशरिक में यानी मशरिक के लोग जो है वो क्या बोलते हैं? अरबी ज़बान है, अरबी से बोलते हैं। तो ये तो हो गई बातें पूरब और पश्चिम की ज़बानों से कौन सी ज़बान मुसन्निफ़ मुराद लेता है। तो याद रखिएगा, पूरब का मतलब हुआ अरबी ज़बान है और पश्चिम का मतलब हुआ अंग्रेज़ी। ये रहा आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हुआ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों। बाकी जो सब्जेक्टिव है 5 मार्क्स का वो चैप्टर से तो क्लियर आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम उस पर भी वीडियो बन जाएगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा, अब हम चलेंगे दूसरे वाले पे, यानी कि 4th चैप्टर पे। 4th चैप्टर है आपका इंशाइया। इंशाइया जो होते हैं वो मजमून है, वजीर आगा है इसके मुसन्निफ। इंशाइया क्या है? उन्होंने इंशाइया पर लिखा, मजमून लिखा इंशाइया पर, जैसे कि मजमून लिखा जाता है ना, इससे ईद पर इससे लिखिए, रमज़ान पर इससे लिखिए,
गाय पर इससे लिखे, भैंस पे लिखे, लिखिए। तो ये जो होता है ना इंशाइया क्या है, तो पहले ज़माने में हम लोग बचपन में लिखते थे ना, बकरी पे, गाय पे लिखो, ईद पर लिखो, इससे वो इसको लेख जो लिखते थे वही उर्दू में है मज़मून। यानी इंशाइया क्या है, मज़मून है, दर्स मज़ामून। यानी कि इंशाइया क्या है, ये मज़मून है। इंशाइया क्या है, जो इंशाइया के बारे में बताया गया है। मज़मून में क्या होता है, यानी आप किसी चीज़ की को पूरी तफसील बता रहे हैं कि वो चीज़ क्या है और किस तरह से आई और कैसे उसको लिखना है, कैसे वो किया जाता है। तो वज़ीर आगा ने बताया कि इंशाइया क्या है, मज़मून में लिखा उन्होंने, इसके मुसन्निफ़ वज़ीर आगा है। हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये वाला चैप्टर थोड़ा लंबा है, वज़ीर आगा के बारे में हम ज़्यादा जानेंगे, ठीक है ना, तो आप लोग ज़्यादा ये नहीं कीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं। वज़ीर आगा जो होते हैं वो भी मुसन्निफ रह चुके हैं, उन्होंने इंशाइया लिखा कि इंशाइया क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, इंशाइया की सिन्फ क्या है? नज़्म, नात, नसर, कता। वो नज़्म नहीं है, नात नहीं है, कता नहीं है, वो नसर है। क्या है? नसर। इंशाइया की सिन्फ क्या है, लिखावट क्या है, यानी वो किस तरह से लिखा जाता है? नसर। जैसे अफसाने लिखे जाते हैं, कहानी लिखे जाते हैं ना, दास्तान पूरा पैराग्राफ में, तो उसी तरह से वो पैराग्राफ में लिखा जाता है, वो नसर है। दूसरे नंबर पे देखिए ऑप्शन में क्या है, इंशाइया की सिन्फ क्या है? नज़म, नात, नसर, कता। आपने नसर को चुनना है, अंडरस्टैंड। वज़ीर आगा का ताल्लुक किस असनाफ से है, यानी कि वज़ीर आगा जो है किस असनाफ होता है? जैसे नज़म लिखने वाले थे या अफसाना लिखने वाले थे, मजमून, या फिर शायरी करते थे, या फिर सवाने लिखते थे, वो इंशाइया लिखते थे। वज़ीर आगा खास तौर से वो इंशाइया निकालते। किस असनाफ से उनका ताल्लुक है? इंशाइया से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और से सुनिएगा। वज़ीर आगा की किताब का नाम बताइए। वज़ीर आगा की किताब का बहुत सारा नाम है, लेकिन इस पर आपने दिया हुआ रद्द अमल, आज का अमल, नेक अमल, तख्लीकी अमल। उनकी किताबों का नाम क्या है? एक किताब का नाम तख्लीकी अमल वज़ीर आगा की किताब का नाम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वज़ीर आगा की किताब लफ्ज़ों की छागुल क्या है? कुल्लियात, अदबियात, तख्लियात, किताब याद? नहीं, कुल्लियात है। क्या है? वज़ीर आगा की लफ्ज़ों की छागुल क्या है? कुल्लियात है। ये क्या है? कुल्लियात है। अब आते हैं कि इंशाइया किस मूड की पैदावार है। अच्छा, इंशाइया किस मूड की पैदावार है? जैसे इंशाइया का जो खालिक है, जो इंशाइया के राइटर हैं, वो जो लिखते हैं वो किस तरह से लिखते हैं, किस मूड में जाकर के लिखते हैं, तो वो एक शगुफ्ता मूड की पैदावार है इंशाइया। यानी आपका मूड बहुत अच्छा हो, बहुत खूबसूरत, मतलब खुश हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो आप, और एकदम खोए हुए हैं, ख्यालों में हो, तो उसी में से कुछ बातें आपके जहन में आती है, कोई लम्हा आपके जहन से दिन भर गुजरता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इंशाइया उसी मूड की पैदावार उसी मूड में से निकलती है, और फिर राइटर उसी मूड में जाकर के उसको अच्छी तरह से कोई एक बात को लिख देते हैं, किसी लम्हे को पूरी तफसील में, और इस तरह से लुत्फ़ अंदोज़ लिखते हैं कि उसको पढ़ने वाले को लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं पढ़ने के बाद, और उसमें शगुफ्ता बातें होती है। ये तो समझ गए। तो संजीदा, गमगीन, उदासी, शगुफ्ता किस मूड की पैदावार है? शगुफ्ता। वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? 1922 में हुई। कब हुई? वज़ीर आगा की पैदाइश 1922 में हुई। ऑप्शन में 21 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, या 23 हो, आपने 20 को चुनना है। अब आते हैं वज़ीर आगा पाकिस्तान की पैदाइश कहाँ हुई? बताइए। दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, पाकिस्तान। वज़ीर आगा पाकिस्तान के सरगोदा में पैदा हुए। कहाँ? वज़ीर आगा पाकिस्तान के सरगोदा में हुए पैदा। अब आते हैं कि वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई? ये तो हो गया पाकिस्तान। वज़ीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी की? नज़्म पर, कसीदा पर, तंज़ो मज़ा पर। वज़ीर आगा तंज़ो मज़ा सब्जेक्ट से पीएचडी कर चुके थे। वज़ीर आगा पीएचडी कर चुके थे, उसमें जिक्र आया है कि वो पीएचडी कर चुके थे तंज़ो मज़ा के मौजू पर, यानी कि सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर। वज़ीर आगा ने किस मौजू पर? ये तो हो गया। इक्तिसाब के मानी बताइए। इक्तिसाब के मानी होते हैं ज़ाती मेहनत से हासिल करना, सनअत, हुर्फत, ज़राअत, ज़ाती मेहनत से। इक्तिसाब कहा जाता है ज़ाती मेहनत से कोई चीज़ को, अपनी पर्सनल खुद की मेहनत से, आप बहुत मेहनत से कोई चीज़ हासिल करते हैं, उसे उर्दू में इक्तिसाब कहा जाता है। अंडरस्टैंड। अब आते हैं कि अबलाग के लक़वी मानी क्या है? अबलाग के लग़वी मानी क्या है? पहचानना, पहचाना, मंगाना, देना, बताना, अलिफ, पहुँचाना। अबलाग के लग़वी मानी है पहुँचाना। अबलाग के मानी क्या होता है? पहुँचाना, अराइव। उसके बाद आते हैं इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी? बताइए। मौत की सूरत में दुनिया से हिजरत करना। आखिरी हिजरत क्या है?
यानी जब इंसान इंतकाल हो जाता है तो वो दुनिया से हमेशा के लिए, मौत की सूरत में क्या होती है, उसकी हिजरत हो जाती है, वो चला जाता है हमेशा के लिए। अब अबदी सफर, तिजारत सफर, सफर गैर मुमालिक, उनमें कोई नहीं, नहीं अबदी सफर है। क्या है? अबदी सफर। ओके, अब आते हैं अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई। हम अहमद जमाल पाशा के बारे में भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि उसकी पैदाइश कब हुई, बताइए। 1927 में, 1927 में बोलिए, नहीं 1929 में अहमद जमाल पाशा की जो पैदाइश हुई है वो कब हुई। तो अब हम आते हैं अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई, कब हुई पैदाइश? तो यहाँ पर हमने ये लिखना है कि अहमद जमाल की पैदाइश हुई 1929 में। 2700, 2800, 2600 कोई उस पर ध्यान नहीं देना है, आपने 1929 याद रखना है कि अहमद जमाल की तारीख पैदाइश 1929 है। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? इलाहाबाद में हुई। कहाँ हुई? इसमें ऑप्शन में आएगा हैदराबाद, जहानाबाद, मुरादाबाद। आपने इलाहाबाद को चुनना है। अहमद जमाल पाशा के वालिद कौन थे? शुजात हुसैन थे। कौन थे? चैप्टर में पढ़ा होगा आपने कि अहमद जमाल पाशा की जो मम्मी थी वो सरवरी खातून थी और अहमद जमाल पाशा के वालिद साहब का नाम शुजात हुसैन थे। आपको इसमें शफात हुसैन आए, इमारत हुसैन आए, नफासत हुसैन आए, किसी को नहीं लिखना है, आपने शुजात हुसैन को चुनना है। अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमए किया। यहाँ पर दिया हुआ है पटना यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, आपने उसको नहीं चुनना है, नहीं देना दिखना है, ध्यान ही नहीं देना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको आपने चुनना है। अब आते हैं हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ से है? इंशाया, सवाने, कसीदा, हम। हिजरत का ताल्लुक यानी कि किस तरह की लिखावट है? क्या ये दास्तान है, अफसाने हैं? नहीं, ये है इंशाया। आपने इंशाया को चुनना है कि हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ से, सिनफ अदब से है, तो अदब, इंशाया सिनफ अदब से है। उसके बाद आते हैं बंजारों को किस नाम से जाना जाता है? बंजारा जानते हैं ना, जिसका कोई घर ठिकाना नहीं होता, फिक्स जगह, यहाँ से वहाँ हमेशा वो पड़ाव डालते रहते हैं, कीमा डालते बनाते रहते हैं। खाना बदोश, प्योर उर्दू में खाना बदोश कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि हर मुल्क मुल्क मस्त है, इससे क्या मुराद है? चैप्टर में पढ़ा है ना, हर मुल्क हमारा मुल्क है हिजरत में। ये फारसी सेंटेंस है, हर मुल्क मुल्क मस्त है। आपका इसका आएगा तो इसकी डिफिनेशन आपने इसी को चुननी है, हर मुल्क हमारा मुल्क है। सबका मुल्क, तुम्हारा मुल्क, वालदैन का मुल्क नहीं, हर मुल्क हमारा मुल्क है, इसको चुनना है। अब आते हैं इंशाया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? 1, 2, 3, 4, 3 मुल्कों का नाम याद आया है। इंशाया जो है हिजरत, जिसमें खाना बदोश की कहानी है, उनकी जिंदगी पर लिखा गया है, तो इसमें 3 मुल्कों का नाम आया है। जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ? जन्नत से हुक्म सफर हुआ आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला ने सफर करने का हुक्म दिया था कि अब यहाँ से आप चले जाएं, यानी चले जाने को कहा था, सफर करने का, आप यहाँ से सफर कर जाए, हिजरत कर जाए। तो आदम अलैहिस्सलाम को, आपने आदम, फरिश्ता, जिन, उनमें से कोई नहीं, आपने आदम को चुनना है। अब आते हैं वजीर आगा ने महानामा उतपिंज का कहाँ से इजरा किया? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, पटना। लखनऊ से उतपिंज का इजरा कहाँ से किया? वजीर आगा ने लखनऊ से। वजीर आगा किस कॉलेज में प्रोफेसर हुए? बताइए। जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में। वजीर आगा कहाँ के प्रोफेसर थे? जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज के। अब आते हैं वजीर आगा का इंतकाल कब हुआ? 28 सितंबर 1958, 28 सितंबर 1986, 28 सितंबर 1987, 28 सितंबर 1988 नहीं, 28 सितंबर 1987 में हुआ। किसका? वजीर आगा का इंतकाल। 28 सितंबर 1987 में वजीर आगा का इंतकाल हुआ। अब आते हैं मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े किसने तहरीर किए? अहमद जमाल पाशा ने, गालिब, इकबाल, हसन निज़ामी, अहमद जमाल पाशा ने। यानी कि मुल्ला नसरुद्दीन के जो लतीफ़े हैं, जो कि इसकी लिखावट है, उसके राइटर है अहमद जमाल पाशा, अहमद जमाल पाशा। ठीक है, अब आते हैं रोज़े आफरीन का मानी क्या होता है? पैदाइश के दिन को कहा जाता है, मौत का दिन, शादी का दिन, हिजरत का दिन। इस तरह के ऑप्शन पे आएंगे तो आपने इसके पैदाइश के दिन को चुनना है। रोज़े आफरीन कहा जाता है पैदाइश के दिन को। ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका, जो हमने पढ़ा, जो हिजरत इंशाया में जो है हिजरत चैप्टर का भी इसमें ऑब्जेक्टिव था, और इसके बाद अहमद जमाल पाशा के बारे में भी था, और वजीर आगा के बारे में भी था। ये रहा, मुकम्मल हुआ। अब हम 2 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। इंशाया शायरी सिन्फ है या नसरी? इंशाया नसरी सिन्फ है, यानी कि ये पैराग्राफ में लिखा जाता है कहानी की तरह से, तो शायरी सिन्फ नहीं है, नसरी है। ठीक है, क्या इंशाया को दूसरी अदनाफ से अदब से उसका गैर रस्मी तरीक़े कार मुमय्यज़ है? हाँ, मुमय्यज़ करता है, क्योंकि इंशाया कहने का मतलब है वो गैर तरीक़ा, दूसरे तरीक़ा से बाकी अफसाने, नावल, दास्तान, कहानी या फिर मजमून, इंशाया
सॉरी इनकी तरह नहीं लिखा जाता जिस पर एक ही मौजू होता है, एक किरदार, उनसे सब जुड़े होते हैं सारी बातें और उसी से रिलेटेड बातें होती है और स्टेप बाय स्टेप एक सिलसिले में लिखा जाता है, उसे ख़त्म किया जाता है। इंशाइया मज़मून ही की तरह होती है, लेकिन इसका गैर रस्मी तरीक़ेकार, इसके लिखने का तरीक़ा थोड़ा हट कर अलग होता है। जैसे कि इसमें मेन मौजू पर लिखा ही जाता है, मेन मौजू कोई एक टॉपिक होता है, लेकिन उससे हट करके भी इधर-उधर की दूसरी टॉपिक को ला सकते हैं, आप दूसरे मौजू पर बात कर सकते हैं और उस मौजू पर, लेकिन ये बात है कि उस मौजू से आप हट करके फिर आपने अपने मरकज़ी किरदार पर आ जाना और उस मौजू को आपने वहीं पर छोड़ सकते हैं। इंशाइया को ये इख्तियार है, इंशाइया के खालिक को, कि वो ऐसा करे और इसलिए ये दूसरी अदब से थोड़ा इसका गैर रस्मी तरीक़ेकार अलग नज़र आता है। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किन-किन अदबी असनाफ़ से है? 3 के नाम लिखिए। तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ तनक़ीद, इंशाइया और नज़म निगारी से है। किन असनाफ़ से है? तनक़ीद, इंशाइया और नज़म निगारी से है वज़ीर आगा का ताल्लुक़। क्या इंशाइया निगार का मकसद जद्दत तराज़ी है? जी, इंशाइया निगार का मकसद जद्दत तराज़ी नहीं है। मतलब कि इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराज़ी नहीं है। कहने का मतलब है कि वो एकदम पुरजोश रहना और बहुत ज़्यादा जो है बेचैनी की कैफियत नहीं है। यानी कि इंशाइया निगार जो है बैलेंस रखता है चीज़ों को, उसमें जो लिखते हैं वो मौजू को इस तरह से, उसमें खुशगवार बातें भी होती है, थोड़ी सैडनेस भी होती है हल्की-फुल्की, लेकिन कि पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। पॉजिटिविटी आपको उसकी हर पॉइंट को आप पढ़िएगा तो आपको वो पॉजिटिव वे पर ले जाएगा और आप ख़यालों के भंवर में गोता लगाने लगते हैं, खो से जाते हैं। आप उसको पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए ज़िंदगी गहमा-गहमी से, आप ज़िंदगी के टेंशन से खुद को बहुत पुरसुकून और रिलैक्स फ़ील करते हैं कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, कोई टेंशन ही नहीं। कुछ है क्या? उसको पढ़ने के बाद ऐसा कुछ फ़ील आता है। उसके बाद हम आते हैं कि वज़ीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखिए। आपने यहाँ पर उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा, तख्लीकी अमल, नज़्म जदीद की करवटें, उर्दू शायरी का मिज़ाज, ये सब उनकी किताबें हैं। तो आपने बस 3 का नाम लिखना है। क्या? उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा का नाम लिखना है, उर्दू शायरी का मिज़ाज, नज़्म जदीद की करवटें, ये सब उनके नाम हैं। इनको याद करना पड़ेगा आपको और लिख दीजिएगा 3 किताबों के नाम। क्या इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है? जी हाँ, इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है। कहने का मतलब है ये शगुफ्ता मूड से ही निकला है इंशाइया, यानी इंशाइया लिखने वाला को भी शगुफ्ता मूड होना चाहिए और इंशाइया जो लिख रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो जो बातें हैं वो एक शगुफ्ता मूड से निकलती है, यानी शगुफ्ता मूड की पैदावार है। शगुफ्ता मूड में इंसान उस वाक़ये को जन्म देता है, उस वाक़ये को खूबसूरती के साथ लिख सकता है और वो शगुफ्ता मूड से ही निकलती है वो बातें, वो लम्हे, वो वाक़ये जिस पर इंशाइया लिखा जाता है और उसको पुरलुत्फ़ अंदाज में पेश किया जाता है क़ारीन के सामने। तो इसलिए इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है। अब आते हैं, क्या इंशाइया दूसरी असनाफ़ से अपने अख्तियार के बायस अलहदा नज़र आता है? जी हाँ, इंशाइया दूसरी असनाफ़ से अपने अख्तियार के बायस, यानी कि उसे अख्तियार है इस बात का इंशाइया को कि वो दूसरी असनाफ़ से, कि वो उसमें मरकज़ी नुक्ता होता है, मेन मौज़ू होता है। उसके अलावा इधर-उधर की बातें भी आप जो उससे रिलेटेड नहीं है वो भी बातें उसमें कर सकते हैं और वो बातें वहीं पर छोड़ भी सकते हैं। प्लस ये भी है कि उसमें ये भी इख्तियार होता है इंशाइया के खालिक को कि वो नशेबों की मंजिलों को भी तय कर सकता है, फ़राज़ की भी मंजिलों को तय कर सकता है। मरकज़ी नुक्ते से मेन मकसद जो होता है, मेन मौज़ू, उससे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, चारों तरफ घूम सकता है। तो हाँ, आपने आंसर में क्या लिखना है कि हाँ, वो अलहदा नज़र आता है दूसरी असनाफ़ से। ये रहा आज का चैप्टर 4 मुकम्मल हुआ।